हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम उनके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, या यकृत एवं वृक्क में, या प्लीहा एवं वृक्क में, या यकृत एवं प्लीहा में? तो कहाँ होता है? तो देखो, जो हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी। तो जब उनका आरंभिक यानी कि उनकी स्टार्टिंग में, तो उनका यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एम्ब्रियोनिक से, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब उनका निर्माण कहाँ से होता है, तो सबसे पहले कहाँ से होता है? तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में होता है, मतलब भ्रूणी कला में। फिर उसके बाद कहाँ होता है? जब यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बाद कहाँ होता है? जो यानी कि कहाँ, यकृत एवं प्लीहा में होने लगता है। कहाँ होने लगता है? लीवर एंड स्प्लीन में। फिर जो यकृत एवं प्लीहा के बाद जो होता है कहाँ होता है? तो उसके बाद तो बच्चा जन्म ही ले लेता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद। तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद कहाँ होने लगता है उसका? फिर बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि उसका जो आरबीसी का निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है? सबसे पहले भ्रूणी कला में, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, यॉर्क सैक पे होता है, फिर वहां से यकृत एवं प्लीहा में। तो अपना ऑप्शन पे क्या दिया है? यकृत एवं प्लीहा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होता है? तो यकृत एवं प्लीहा में। तो अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो जो रक्त का थक्का जमाते हैं तो वह कौन सा लवण है? मैग्नीशियम, आयरन, या फास्फोरस, या कैल्शियम? तो देखो, अब ये रक्त का थक्का बहना ये कैसे होता है? तो जैसे ही हमारे शरीर में क्या लगी, चोट लगी, ठीक। तो जैसे ही चोट लगती है तो क्या होता है कि वाहिनियों से क्या होता है, रक्त का बहना स्टार्ट हो जाता है। तो अब रक्त का बहना स्टार्ट हुआ और रक्त बाहर आया, तो इसको यानी कि जब बहना रुक जाए, यानी कि बहना रुक जाए तो तो बहना कब रुकेगा? जब उसमें क्लॉट बनेगा, मतलब कि यानी कि ब्लड कोएगुलेशन होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के, यानी कि रक्त का बहना जब बंद होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? उसको क्या कहते हैं? ब्लड कोएगुलेशन, रुधिर स्कंदन कहते हैं। रुधिर स्कंदन, ब्लड कोएगुलेशन, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, समझिएगा, इस प्रक्रिया में होता क्या है, कैसे रुधिर का बंद होना है, रुधिर का बहना बंद कैसे होता है, इस प्रोसेस को आप समझिएगा, ठीक। तो क्या होता है कि देखो, यानी कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है उसका बनता है, उसका निर्माण होता है। किसका? कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिनेज, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनता है, ठीक। तो यह एंजाइम जो क्या है, क्या करता है कि जो ये कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये किसको निष्क्रिय कर देता है? तो यह हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। किसको? हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। और जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन कैसा है? एक एंटी प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक। हिपैरिन, ये हिपैरिन है, हिपैरिन कैसा है? हिपैरिन एक एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक। तो ये क्या करता है कि जो ये हिपैरिन होता है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है, डीएक्टिव कर देता है। किसको? थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगा। तो जो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन है, तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है कि जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, कौन? फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये फाइब्रिनोजन को किस में बदल देती है? फाइब्रिन में बदल देती है।
और फिर जो यही फाइब्रिन होता है, वह फाइब्रिन क्या करता है कि जो रुधिर को थक्का बना देता है, ब्लड क्लॉट कर देता है। कौन? फाइब्रिन। तो जो हिपैरिन होता है ये किसको निष्क्रिय कर देता है? तो थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगा। तो जो अपना थ्रोम्बिन होता है, तो थ्रोम्बिन क्या कर देता है कि जो प्लाज्मा में उपस्थित क्या होते हैं? फाइब्रिनोजन होते हैं। फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन जो होता है वह किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन जो है किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन में बदल जाएगा। और यही फाइब्रिन क्या कर देता है कि जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसको क्लॉटिंग कर देता है, यानी कि थक्का बना देता है, जिससे हमारा क्या होता है कि रुधिर का थक्का जमना बंद हो जाता है। तो इसमें कौन सा लवण यूज में आ रहा है? तो कैल्शियम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, कैल्शियम। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः इसके कारण होता है। तो जो रुधिर में यानी ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यूरिया के कारण, या विविध प्रोटीन के कारण। देखो क्या होता है कि जो ब्लड में यानी कि रुधिर के प्लाज्मा में क्या होती हैं कि दो प्रोटीन उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? एक एल्ब्यूमिन हो गई और दूसरी कौन सी होती है? ग्लोबुलिन होती है। एल्ब्यूमिन और दूसरी होती है ग्लोबुलिन। तो ये क्या करती हैं कि जो प्लाज्मा में ये जो जल होता है उसको रोके रहती है। कौन? ये अपनी जो प्रोटीन होती हैं, ये किसको? यानी कि जल को रोके रहती हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा परासरण दाब है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वह क्या रखता है? यानी कि उसको बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक। तो इस पे रुधिर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसके किसके कारण होता है? तो विविध प्रोटीन्स के कारण। ठीक। तो डी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती होगी। अगर यदि स्प्लीन को निकाल दें तो जो प्लेटलेट्स होती हैं तो उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वे घट जाएंगी, या बढ़ जाएंगी, या अप्रभावित रहेंगी, या घटकर शून्य हो जाएंगी? तो क्या होगा? तो जो अपना स्प्लीन होता है, जो अपने शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। कौन? स्प्लीन। शरीर का सबसे बड़ा लिश्कांग। लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक। कौन? स्प्लीन। जो प्लीहा होता है शरीर का सबसे बड़ा लचका अंग होता है। ठीक। तो यह क्या क्या कार्य करता है? तो यह क्या करता है, जो नष्ट हुई आरबीसी होती हैं, तो आरबीसी क्या करती हैं कि यानी कि उनका जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। उसके बाद क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट हुई आरबीसी का जो भक्षण होता है, निपटारा, तो कौन करता है? तो स्प्लीन ही करता है। तो यानी कि जो नष्ट हुई लाल रक्त कणिकाओं का भी यानी कि वो निपटारा कर देते हैं। और आवश्यकता से अधिक अगर अधिक आरबीसी हो गई तो उनको संग्रह करने का भी काम कौन करता है? तो यही स्प्लीन करता है। डब्ल्यूबीसी का भी संग्रह करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन में जो प्लेटलेट हैं तो ये पाई ही नहीं जाती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो जब इसमें प्लेटलेट पाई ही नहीं जाएंगी, तो यदि प्ले तो स्प्लीन को यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो क्या हमारे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि जब प्लेटलेट ही नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि अप्रभावित रहेंगी। ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्लेटलेट तो पाई ही नहीं जाती। तो जब प्लेटलेट पाई ही नहीं जाती तो इस पे इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चनों को कैसे घुमा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी O2 ऊतकों तक पहुंचाई जाती है?
200 ml, 50 ml, 100 ml या 500 ml? तो हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि क्या बताए थे कि कोई सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? लगभग 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ठीक, हमने ये बताया था ना। तो मतलब कि क्या होता है कि जो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने अणु ऑक्सीजन के मतलब कि तो कितने ऑक्सीजन रहते हैं? तो 1.34 ml। तो मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 ml ऑक्सीजन होता है। इसके पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक अणु हीमोग्लोबिन में एक अणु हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ता है? तो चार। चार अणु ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बना लेता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। सीटेट में हर ईयर पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ता है, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितने अणुओं से जुड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए, तो 1 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन, वह ऑक्सीजन के कितने 1.3 मोल ml O2 से जुड़ता है। ठीक, तो कितना है यहाँ पे? 100 ml है। तो 100 ml ब्लड में कितना जुड़ेगा? तो 15 × 1.34 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 20 ml के समथिंग आ जाएगा। ठीक, मतलब 20 ml जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 1 लीटर। ये कितने में जुड़ा है? 100 में। तो 1 लीटर में जुड़ने के लिए मतलब 1000 में, तो ये जो 20 है, 20 को इंटू कर देंगे किससे? 10 से, क्योंकि ये 1000 का 10वां भाग, 1/100 है, और इसको अगर 10 से कर देंगे तो 100, और इसको 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। तो 1000 के लिए 20 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 ml आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि क्या हुआ कि 100 ml में O2 का कितना परिवहन, ऑक्सीजन का कितना परिवहन हो रहा है? तो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन, और 1000 ml में कितना हो रहा है? तो 200 ml, 200 ml ऑक्सीजन का परिवहन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने ग्राम प्रति ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? तो कितने ml होता है? देखो, जस्ट अब भी बताएं, अभी हम पिछले यानी कि रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में भी बताए थे कि एक सामान्य व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में कितने होता है? तो 15 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है 4 O2 के अणुओं का, 3 ऑक्सीजन के अणुओं का, या 2 ऑक्सीजन के अणुओं का, या 1 ऑक्सीजन के अणु का। तो देखो, अभी जस्ट हमने बताया था कि जो मतलब कि एक हीमोग्लोबिन अणु जो होता है ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ता है? तो 4 अणुओं से जुड़ता है। कितने? यानी कि एक हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ठीक, और क्या बना लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर।
राइट। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। कि पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं, तो जो पुरकिंजे तंतु कहाँ उपस्थित होते हैं? लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में या लीवर में? तो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो देखो, जो हमारा यानी कि पल्सेशन होता है, पल्सेशन यानी स्पंदन कहाँ होता है? तो स्पंदन कहाँ होता है? हृदय की दीवार की पेशियों में होता है। और कैसा होता है? तो उसको हमने बताया था कि कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक। तो जो ये स्पंदन होता है, पल्सेशन होता है, तो पल्सेशन कहाँ होता है? यानी कि जो होता है वह कहाँ, यानी कि जो हृदय की जो नोड्स होते हैं। ठीक। ठीक, नोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसए नोड और दूसरा होता है एवी नोड। ठीक। तो जो ये पल्सेशन होता है, तो पल्सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? एसए नोड से होता है, और एवी नोड यानी ए से जो एसए नोड होता है वह एवी नोड से जुड़ा रहता है। तो एसए नोड से स्टार्ट होगा और कहाँ जाता है? एवी नोड में जाता है। तो जब ये एवी नोड में गया, तो एवी नोड जो होता है, यानी कि इससे क्या निकलती है, यानी कि जो एवी नोड से होती हुई कहाँ जाती हैं, कि उसकी दीवारों में जाती हैं, इनकी वॉल्स में जाती हैं। ठीक। और इसके वॉल्स में जाने वाले जो संवहनी तंतुओं को क्या कहते हैं अपन? पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक। जिसको क्या कहा जाता है? एवी नोड्स की दीवारों में यानी कि जो संवहनी तंतुएं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स मतलब पुरकिंजे के तंतु कहा जाता है। तो जो ये पुरकिंजे तंतु है, पुरकिंजे तंतु कहाँ उपस्थित है? ये एवी नोड में उपस्थित है। अगर डायरेक्ट दे देता है एवी नोड, तो वहां पे क्या लगाते हैं? एवी नोड। लेकिन जो ये एवी नोड है, एवी नोड कहाँ उपस्थित होता है? तो हार्ट में उपस्थित होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरकिंजे तंतु। अगर किसी को अगर एवी नोड मालूम नहीं होता कि यह पुरकिंजे तंतु कहाँ किसकी दीवारों में पाया जाता है, तो किसकी दीवारों में पाया जाता है? एवी नोड की। और एवी नोड जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? हृदय में। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। कि दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है स्कॉलियोडोन तथा राना में, या ऑरक्टिलेगस तथा कोलंबा में, या यूरोमेस्टिकस तथा राना में, या राना तथा कोलंबा में? ठीक। तो किस में पाया जाता है जो दोहरा परिसंचरण, मतलब डबल सर्कुलेशन और डबल रेस्पिरेशन? तो डबल सर्कुलेशन मतलब कि जब एक बार पंप हो गया, उसके बाद दोहरा क्या होगा? सर्कुलेशन, यानी हृदय में दो बार सर्कुलेशन हो। और रेस्पिरेशन मतलब एक बार श्वसन हो जाने के बाद दोबारा फेफड़े में, एक बार यानी कि फेफड़े से गया, फिर दोबारा फेफड़े में यानी कि जाना, फेफड़े लंग्स से होते हुए जाए, तो क्या कहलाता है? डबल रेस्पिरेशन। ठीक। तो तो जो दोहरा रक्त परिसंचरण और दोहरा क्या, रेस्पिरेशन, दोहरा श्वसन किस में पाया जाता है? तो वह किस में पाया जाता है? तो जो किस में? ऑरक्टिलोगस पे। ये ऑरक्टिलोगस जो देखो, सबसे पहले तो ये स्कॉलियोडॉन ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो यह होता है शार्क मछली का। शार्क मछली को और क्या बोला जाता है? तो डॉग फिश बोला जाता है इसको। और राना ट्रिगाना ये तो आप जानते ही होते, ये किसका है? मेढक का साइंटिफिक नेम है। जो ऑरक्टिलेगस है ये किसका साइंटिफिक नेम है? यह होता है खरगोश का। और जो कोलंबा होता है ये किसका होता है? तो यह होता है किसका? कबूतर का। ठीक। ये किसका है? यूरोमेस्टिक्स। तो यूरोमेस्टिक्स तो होता है किसका? जो लिजार्ड होती हैं, किसका? लिजार्ड का, इनका होता है। और राना तो मेढक का समझ गए। तो जो
मतलब कि जो डबल सर्कुलेशन होता है, तो डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? खरगोश में पाया जाता है। और जो डबल रेस्पायरेशन होता है वह किस में पाया जाता है? तो वह कबूतर में पाया जाता है। ठीक। मतलब कि डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वह पूरे शरीर में, यानी कि क्या होता है कि दो बार हृदय से गुजरता है। ठीक। और दोहरा श्वसन मतलब क्या होता है कि यानी कि जो वायु होती है वह फेफड़ों से होकर दो बार गुजरती है। मतलब जो ऑक्सीजन, यानी कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन को अवशोषित करने का जो अवसर होता है कितनी बार मिलता है? दो बार मिलता है। ठीक। अब ये पक्षियों में दोहरा श्वसन क्यों होता है? क्योंकि जब वे उड़ते हैं तो उड़ने के दौरान उनको क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि उनमें डबल रेस्पायरेशन होता है, जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है? जब हम श्वसन लेते हैं तो जब ऑक्सीडेशन होता है, तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तभी हमारी ऊर्जा बनती है। ये हमने कल अच्छे से बताया था। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? कुफर कोशिकाएं, एसिनर कोशिकाएं, या डीटर कोशिकाएं, या हैंसन कोशिकाएं? तो जो आ, यकृत होता है, तो यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन कहलाती हैं? तो देखो, जो लीवर होता है, लीवर में अपने क्या होते हैं? हिपैटिक कार्ड होते हैं। तो हिपैटिक कार्ड के मध्य क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं। ठीक। तो उन्हें क्या कहते हैं? हिपैटिक साइनोसाइड कहते हैं। देखो एक डायग्राम से मैं दिखा रहा हूं। देखो ये यहाँ पे क्या है कि देखो ये साइनोसाइड है, ये कैसे हैं? खाली स्थान है। ठीक। तो ये जो साइनोसाइड हैं ये क्या होते हैं कि ये एंडोथीलियम सेल्स के द्वारा क्या है? चारों तरफ से घिरे रहते हैं। ठीक। देखो आ, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो, ये एंडोथीलियम सेल्स के द्वारा चारों तरफ से जो हमारी कुप्फर सेल्स हैं ये क्या हैं? घिरी रहती हैं। ठीक। तो यही क्या करती हैं कि ये फैगोसाइटेसिस सेल्स होती हैं। ठीक। मतलब कि जो पुरानी आरबीसी हैं या हानिकारक जो भी और यानी कि सेल्स होती हैं जो यानी कि डेथ कर गई, तो उनको क्या कर लेती हैं? ये भक्षण कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? कुप्फर सेल्स कहलाती हैं। तो कुप्फर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो जो ये हमने बताया कि जो यकृत होता है लीवर के हिपैटिक कार्ड में, ये देखो यहाँ पे क्या है? ये हिपैटिक कार्ड होता है। हिपैटिक कार्ड में यानी कि जो ये हिपैटिक कार्ड का ही हमने वो पूरा डिसेक्शन वाला पोर्शन लिया है। ठीक। तो उसमें ये देखो यहाँ पे क्या है? खाली स्थान बचे हुए हैं। इन खाली स्थान पे क्या होती हैं? जब ये खाली स्थान होती हैं तो वहां पे क्या आ जाती हैं? कुफर सेल्स, यानी कि ये किससे घिरी रहती हैं? एंडोथीलियम सेल्स के द्वारा। ठीक। और यहीं पे क्या होती हैं? कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक। तो जो अपनी कुफर सेल्स होती हैं वह किस यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो कुफर सेल्स होती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? तो जो स्तनी होते हैं यानी कि कौन? मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स में जो हार्ट बीट का रेगुलेशन होता है वह किससे होता है? रुधिर में अधिक O2 की उपस्थिति के कारण, या हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, या रुधिर में थायरॉक्सिन की उपस्थिति, या रुधिर में कम CO2 की उपस्थिति की वजह से? तो किसकी वजह से होता है? तो देखो, हमारे हृदय में जो गति निर्धारक होते हैं वह कौन कौन से? तो अभी हमने बताया था कि जो पल्सेशन होता है, पल्सेशन किसके द्वारा होता है? पल्सेशन तो एसए नोड और एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड। और एसए नोड को ही क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोला जाता है। तो जो हृदय स्पंदन होता है, जो हार्ट बीट होती है, तो हार्ट बीट का रेगुलेशन कौन करता है? तो हार्ट बीट का रेगुलेशन हमारा कौन करता है? एसए नोड करता है। ठीक। मतलब कि जो एसए नोड ही कौन कर देता है कि ये क्या करता है? एसए नोड से ही हमारा पल्सेशन स्टार्ट होता है, और यही हमारा क्या कर देता है कि उसको नियंत्रित करके रखा रहता है।
नियमन बनाए रखा रहता है। तो कौन होगा इस पे राइट आंसर? बी नंबर की हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर इन हार्ट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। तो जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वह किससे संबंधित होता है? रक्त में O2 परिवहन, या रक्त में CO2 परिवहन, या फुफ्फुस में O2 परिवहन, या हवा में CO2 परिवहन। तो ये किससे संबंधित होता है? तो सबसे पहले समझिए कि जो ये क्लोराइड शिफ्ट है, क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है। तो देखो, जब क्या होता है कि जब CO2 का परिवहन होता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जब CO2 का परिवहन होता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होते हैं? क्लोराइड आयन होते हैं। ठीक, तो जब CO2 का परिवहन होगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्लोराइड आयन की उपस्थिति रहती है, तो ये क्या करेंगे कि प्लाज्मा से किस में चले जाते हैं? आरबीसी में चले जाएंगे। ठीक, तो जब प्लाज्मा से ये किस में जाएंगे? आरबीसी में चले जाएंगे, तो उसको यानी कि नियमन बनाए, यानी कि पीएच को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जितने बाइकार्बोनेट आयन लाल रुधिर आरबीसी सेल से प्लाज्मा में आते हैं, उतने ही जो क्लोराइड आयन होते हैं वह किस में जाते हैं? तो आरबीसी में जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो अपने आरबीसी हैं, तो आरबीसी में क्या हो, प्लाज्मा से आरबीसी में क्या है? क्लोराइड आयन आए। तो आरबीसी में क्या होता है कि क्लोराइड आयनों का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। तो इसी घटना को, जब क्लोराइड आयनों का जमाव हो जाएगा, तो क्लोराइड आयनों के जमाव के ही इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या उसको हैम्बर्गर घटना बोलते हैं। ठीक, तो किसका जमाव हो जाता है? तो आरबीसीएस में क्लोराइड आयनों का, क्लोराइड आयनों का जमाव। तो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, या उसको क्या बोलते हैं? हैम्बर्गर घटना। ठीक, तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? रक्त में CO2 का परिवहन। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगले क्वेश्चन की ओर, कि किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसमें, यानी कि जिसके केंद्रक कैसा होता है? किडनी के शेप के आकार का होता है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल। तो कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है? तो देखो, सबसे पहले देखो कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वह कितने प्रकार से होती हैं। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक, तो जो ये अपनी व्हाइट सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्ताणु होती हैं, ये कितने प्रकार से होती हैं? तो दो प्रकार से होती हैं। फर्स्ट कौन सी? कणिकामय मतलब ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है अकणिकामय, एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, तो अब जो ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में ही, अब समझिएगा, ग्रेन्युलोसाइट्स, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में ही कितनी होती हैं? तो ग्रेन्युलोसाइट्स में होती हैं कौन कौन सी? बेसोफिल्स, ठीक, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, ठीक, ये किस में होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स में होती हैं। ठीक, तो अब जो ग्रेन्युलोसाइट यानी कि कणिकामयी में होती हैं,
ग्रेन्युलोसाइट्स में तो उनमें का उनको किस नाम से उनको कैसे नाम दिया जाता है? तो जो बेसोफिल्स होती हैं, तो बेसोफिल्स कैसी होती है? मेथिलीन ब्लू रंग की होती है, और ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक। और जो न्यूट्रोफिल्स होती है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? यह एक भक्षी सेल्स होती है। ठीक। ये क्या करती है कि जब ये बैक्टीरिया का भक्षण करती है, जब पश निर्माण होता है तो उसमें ये भाग लेती है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। ठीक। और जो इयोसिनोफिल्स होती है, तो इयोसिनोफिल्स का कलर कैसा होता है? यह लाल रंग की होती है। ठीक। और ये किसका भक्षण कर रही है? तो यह परजीवियों का भक्षण करती है। कौन? इयोसिनोफिल्स करती है। ठीक। अब इसके बाद बात करें किसकी? हम एग्रेन्युलोसाइट्स की। एग्रेन्युलोसाइट्स। तो एग्रेन्युलोसाइट्स में भी कौन कौन सी आती हैं? तो एग्रेन्युलोसाइट्स पे आती है पहली कौन सी? मोनोसाइट्स। ठीक। और दूसरी होती है कौन सी? लिम्फोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट कैसी होती है? कि ये जीवाणु भक्षी कोशिका होती है। ठीक। और ये काफी सक्रिय होती है, और जो इसके केंद्रक होता है, तो केंद्रक कैसा होता है? वृक्काकार होता है। का कार केंद्रक। ठीक। मतलब किडनी के जैसे इसका केंद्रक होता है। और जो लिम्फोसाइट्स होती है, फिर लिम्फोसाइट टू टाइप से होती है। कौन कौन सी? एक टी लिम्फोसाइट, और एक होती है कौन सी? बी लिम्फोसाइट। ठीक। और जो ये लिम्फोसाइट होती है ना, लिम्फोसाइट जो होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। ठीक। तो इसमें क्या पूछा था कि सेम के बीच, मतलब किडनी के जैसे किसका आकार होता है? तो मोनोसाइट का होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक। इस पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें स्ट्रोक आयतन कितना होता है? 50 ml, या 5040 ml, या 72 ml, या 70 ml? तो कितना होता है? तो देखो, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो स्ट्रोक आयतन होता है वह कितना होता है? 70 ml होता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या? डी नंबर। कितना होता है? 70 ml। और बात करें कि हम किसकी? हार्ट रेट की। तो कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक। तो 1 मिनट में निलय द्वारा पंप किया गया रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो देखो, 1 मिनट में कितना होता है? 72। और जो स्ट्रोक आयतन होता है वो कितना होता है? 70। तो स्ट्रोक आयतन इंटू हार्ट रेट 72। तो 1 मिनट में कितना रक्त निकलता है? तो 5040 ml। ठीक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 मिनट में नीला द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5040 ml होती है। कैसे? स्ट्रोक आयतन इंटू अपन हार्ट रेट कर दिए। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो जब हृदय की आवाज करते हैं, ठीक, हृदय में कौन कौन सी आवाज होती है? एक लफ होती है, एक डब होती है। लब डब। ठीक। हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, या 0.3 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड? तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.8 सेकेंड होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ठीक। और ये आवाज कब होती है? कि जब, यानी कि जब कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक। तो जब एक चक्र में क्या होता है? एक बार दोनों कपाट के बंद होने से एक बार ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक।
तो हृदय चक्र का समय लगभग कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। अब क्या है, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है कौन सी? कैपिलरी। कैपिलरी होती है। और सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी की बात करें, सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी, तो सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी कौन सी होती है? तो एओर्टा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं? तो देखो, सबसे पहले जो रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। तो इन रक्त समूहों की खोज किसने किया है? तो ए, बी और ए बी की खोज किसने किया है? तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। और जो ओ की, ओ रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो डी कैस्टलो एवं ईस्टरली ने। ठीक। तो अब देखिए, ए, बी, ए बी और ओ, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ए में पाया जाता है ए एंटीजन, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता, मतलब नील रहता है। ठीक। और बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो बी में ए में बी एंटीबॉडी, बी में ए एंटीबॉडी और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, नील होती है। ठीक। और ओ में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में होती है ए बी एंटीबॉडी। तो इस पे क्या पूछा था? किस व्यक्ति में एंटीजन ए बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं? तो एंटीजन किस में होते हैं? ए बी में होते हैं और इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। तो जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है वह कैसा होता है? हाइपरबोलिक, लीनियर, सिग्मोइड या स्टेनरी, सिग्मोइड या स्टेशनरी? तो कैसा होता है? तो जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है वह कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। अब देखो कैसे, देखो, सिग्मोइड होता है, ये ऐसे चढ़ा और ये ऐसे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर, यदि इसका झुकाव जो वक्र है वह अगर लेफ्ट साइड जाता है, किधर साइड? लेफ्ट साइड जाता है, तो जो O2 की क्या होती है, जो एफिनिटी होती है, यानी कि बॉन्ड की, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर, यदि किधर साइड? राइट साइड जाए, तो क्या होता है? उसकी एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक। तो जो इसका वक्र होता है वह कैसे होता है? तो सिग्मोइड होता है। ठीक। मतलब कि जब ऑक्सीजन क्या होगा कि लेफ्ट की ओर जाए, तो क्या होगा कि, यानी कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर राइट साइड जाता है तो कम हो जाती है। ठीक। तो इस पे कौन सा होता है? तो सिग्मॉइड होता है। इस पे अपना राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर, कि जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति परासरणी दाब घोल में रखा जाता है तो वे आयतन में बढ़ती हैं और फूट जाती हैं, या आकार में सिकुड़ती हैं, या सामान्य रहती हैं, या आपस में चिपक जाती हैं? तो क्या होता है? तो देखो, क्या होता है कि जब अगर हम जैसे आप अगर अंगूर को किस में रख दो? शक्कर के सिरे में रख दो, तो क्या होंगी कि जो अंगूर का रस होता है वह क्या होता है? कि सिकुड़ जाता है। क्या होता है? अंगूर का रस क्या होता है? यानी कि उस शक्कर के सिरे पे चला जाता है और वो कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ठीक। तो क्या होता है कि अति परासरणी दाब में रख देंगे तो अगर क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाती हैं। ठीक।
तो क्या अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है, तो किसके द्वारा? देखो अब भी जस्ट हमने जब शुरुआत में ही इसको ब्लड क्लॉटिंग के चरण को बताया था कि उसमें क्या होती है कि कैल्शियम आयन के फाइब्रिजिनो देखो रुधिर के थक्का जमना हमने बताया था, तो किसके द्वारा बताया था कि उसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या बनता है? सबसे पहले कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है। ठीक, यह एंजाइम क्या करता है? हिपैरिन को निष्क्रिय करता है, और जो हिपैरिन क्या करता है कि वो थ्रोम्बिन प्रोटीन को निष्क्रिय करता है, जिससे क्या करता है कि जो थ्रोम्बिन होता है वह फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन को में बदल देता है, और यही फाइब्रिन क्या कर देता है कि रुधिर का थक्का जमा देता है। तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा कि रुधिर थक्का जमना रुका रहता है किसके कारण? तो फाइब्रिनोजन के कारण। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, तो हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र क्या होता है? अतिपरवलयिका, या सीधी रेखा, या अणुवृत्तीय, या अवग्रही? मतलब देखो अभी जस्ट बताए थे कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के विखंडन का वक्र कैसा होता है, तो सिग्मोइड होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं हृदय स्पंदन की दर, रुधिर दाब, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है उससे क्या मापते हैं? तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है इससे क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर। नो मैनोमीटर। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर नापते हैं। और अगर यदि रेट ऑफ पल्स नापना हो, तो रेट ऑफ पल्स किससे मापते हैं? जो नब्ज दर होती है वह किससे मापते हैं? स्फेग्मोमीटर से। स्फेग्मोमीटर से। स्फेग्मोमीटर से क्या नापते हैं अपन? नब्ज दर नापते हैं। ठीक, और जो स्फेग्नो मैनोमीटर से रुधिर दाब को नापते हैं, ठीक, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक, तो जो 120 होता है ये क्या कहलाता है? तो ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर। और जो 80 होता है ये क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और इन्हीं के अंतर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को क्या कहते हैं? नाड़ी दर बोलते हैं, नब्ज दर बोलते हैं, जो कितना होता है? 40 mmHg होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है परानुकंपी तथा अनुकंपी तंत्रिकाएं, या ग्लोमेरुलर निस्पंद में NaCl की मात्रा, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां? तो जो रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है वह कौन करता है? तो जो अपनी किस में कौन करता है? एसए नोड और एवी नोड, तो किस में पाई जाती हैं? यानी कि मसल्स इन द वॉल्स ऑफ आर्टियोल्स। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कसम। ओ